हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आत्ममुग्धता कल्याणकारी राजधर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सरकार से कोरोना संकट में प्लान बी के बारे में जानना चाहा और शायद यही सवाल 139 करोड़ देशवासियों का भी है। सरकार का जवाब आता है, पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो देश में हर 3 दिन में कोरोना केस 2 गुने होते थे, जबकि आज 13 दिन में यह सांख्यिकी वितंडावाद है, जिसमें भ्रामक तर्क वाक्यों में सत्य पीछे छिपा रहता है। शुरू में रोज 60-70 केस आते थे, जबकि आज 6500 से अधिक, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो अगले 6 माह तक कोरोना से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो क्या रोग के प्रसार की इस दर से भारत में कोई बच पाएगा? सवाल यह है कि जब दवा और वैक्सीन के बगैर रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लाखों प्रवासी गांवों में बेखौफ टहल रहे हैं और बाजारों में बिना मास्क रौनक दिखने लगी है, तो क्या सरकार के पास कोई प्लान बी है? शिकायतें तो यह भी है कि कई राज्य कोरोना के आंकड़े छिपा रहे हैं। एक राज्य जहां प्रवासी मजदूर अधिक आए हैं, सबसे कम टेस्ट कर रहा है। अस्पताल मरने का कारण सहव्याधि में से कोई एक बीमारी बताने लगे हैं। ऐसे में घर वाले भी दाह संस्कार करके बेखौफ घूमने लगते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में ट्रेन के प्रांत की सीमा में घुसते ही प्रवासी जंजीर खींचकर अपने गंतव्य के नजदीक उतर खेतों के रास्ते घर पहुंच रहे हैं, बगैर 14 दिन का क्वारंटाइन झेले। इससे आने वाले दिनों में कोरोना के विस्फोट के खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भले ही सरकार अन्य देशों में रोग के प्रसार और मौत के आंकड़े देकर आत्ममुग्ध हो रही हो, लेकिन फिर भी सरकार को इलाज वैक्सीन न मिलने तक प्लान बी भी तैयार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल बड़ी खामोश धूमधाम से पूरा हो रहा है। कोरोना को संभालने में सरकार ने जो अयोग्यता, बेरहमी और निरंकुशता दिखाई है, और सरकारी उपेक्षा तथा अव्यवस्था के बीच घर लौटते लाखों प्रवासी मजदूरों ने जो दर्द झेला है, इससे वह अपने पहले साल की जीत का जश्न नहीं मना सकती। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी को 56 इंच के सीने वाले शक्तिशाली राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया। एक अकेला इंसान जो देश को आतंकवादियों, घुसपैठियों, राष्ट्रहितियों और उन दीमकों से बचा सकता है जो बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र के उस ढांचे को खोखला कर रहे हैं जिसे मोदी बना रहे थे। यह तरीका कारगर रहा। मोदी सरकार दोबारा भारी बहुमत से चुनी गई, जिसका विशेषज्ञ अनुमान भी नहीं लगा पाए। सरकार ने भारत की छवि बदलने के इरादे से काम शुरू किया। पहले 100 दिन में कोई कानून पास कराए जिनमें ट्रिपल तलाक को अपराध बनाना और अनुच्छेद 370 के तहत
जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म करना शामिल था। इससे सरकार ने दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही के साथ उदाहरण पेश करने की कोशिश की। अगले 100 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन पर फैसला सुनाया और नागरिकता कानून पास हुआ, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और राजधानी में हुए दंगों में 56 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी से सरकार को कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला है। उसे CAA NRC की वजह से साख में आई गिरावट को रोकने और देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और व्यापक राजनीतिक असंतोष की ओर ले जा रहे रास्ते में बदलाव का अवसर मिला। इससे सरकार को आर्थिक मोर्चे पर नाकामी छिपाने का बहाना भी मिल गया। मोदी के आजमाए गए ज़्यादातर अलग सोच वाले समाधानों ने देश को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मोदी को उनकी कोशिशों के लिए पूरा श्रेय देने वाले ज़्यादातर मतदाता इससे बेपरवाह नजर आते हैं। 2016 में देश की 86% करेंसी की नोटबंदी से आर्थिक विकास को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन मतदाताओं को लगता है कि उनकी नीयत अच्छी थी। इसके बाद लापरवाही से GST लागू कर दिया। मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा छीनने का फैसला लिया। इस फैसले से दुनिया में भारत की छवि और खराब हो गई। आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री दिखता है जिसने भारतीय राजनीति की हर शिष्ट परंपरा को उलट पुलट दिया है। कानून व्यवस्था एजेंसियों को मामूली आरोपों की जांच में विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा देते हैं। ऐसे मंत्रियों को बढ़ावा देते हैं जिनके बयान अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करते हैं। मीडिया को इतना डराया जाता है कि उनकी कवरेज भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए शर्मनाक लगती है। एकता का आदर्श अब एक रूपता हो गया है। अंधभक्ति को अब देशभक्ति माना जाता है। स्वतंत्र संस्थान सरकार के सामने झुके नजर आते हैं। लोकतंत्र अब एक व्यक्ति का शासन बनता जा रहा है। भारतीय प्रजातांत्रिक पद्धति पर विश्वास करने वाले हम सोच में पड़ गए हैं कि शायद इसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं है जितनी कल्पना की थी। इसकी जगह हमें जोशीला राष्ट्रवाद मिला है जो भारत की हर वास्तविक या काल्पनिक कामयाबी के गीत गाता है और विरोध करने पर राष्ट्रद्रोही का लेबल लग जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता अब कोई नैतिक गुण नहीं रह गया है। स्कॉलर और टिप्पणीकार प्रताप भानु मेहता लिखते हैं कि मुझे याद नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो जब जनता और पेशेवर विमर्श को सरकार की धुन पर चलने पर इतना फायदा मिला हो। भारत ने 3000 सालों से सभी देशों धर्मों के सताए लोगों को आश्रय दिया है। आज सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को ठुकरा रही है। विदेशियों 1971 के बाद यहाँ रहने, यहाँ तक कि पैदा होने वाले, जिन्हें भारत से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करती है। हमारी आंखों के सामने ही सरकार देश का चरित्र बदलने की कोशिश कर रही है। मेरे जैसे उदार प्रजातंत्रवादियों की बड़ी चिंताएं यह है कि भारत की कम शिक्षित
और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रोपगेंडा के बहकावे में आ गई है। शायद वह यही चाहती है। साथ ही हमारे देश में लंबे समय से चला आ रहा सौम्य और समावेशी राष्ट्र होने का विचार खत्म हो रहा है।